साथियों, आज की यह वीडियो जो हमने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना प्रारंभ किया है उसी की श्रृंखला में अगला वीडियो है। आज की यह वीडियो जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था उसको कवर करने का प्रयास करेगा। इसमें आज बेहद महत्वपूर्ण नोट्स शामिल किए हैं। मैं कहता हूँ आप अगर ये नोट्स करेंगे तो ज़रूर से बहुत कम चीज़ें होंगी जो मैंने इसमें नहीं की होंगी। अधिकांश चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं और बेहद क्रिप्स तरीके से शामिल की गई हैं। पैराग्राफ वाइज और सेंटेंस वाइज नहीं किए गए हैं ताकि याद करने में आसानी हो और उतारने में या आपको स्वयं के नोट्स बनाने में भी आसानी हो। इसीलिए इन नोट्स को आप रिवीजन के पर्पज़ से या फिर अपने नोट्स बनाने के पर्पज़ से उपयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज के बहुत सारे जितने भी नोट्स मैंने शामिल किए हैं सारे शॉर्ट नोट्स हैं और सभी चीज़ें मैंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। तो अगर आपको वही क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरा भी मनोबल बढ़ाने का प्रयास करिए। सर्वप्रथम हम संगम युग और उसके साहित्य की बात करते हैं। संगम युग के बारे में आपने सुना होगा, कई बार इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। उन टॉपिक्स को भी आपको कवर करना है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बने नहीं हैं अभी तक, लेकिन संभावनाएं हैं। जैसे संगम युग है, इससे कम प्रश्न बनता है, लेकिन जो 3 प्रमुख प्रश्न इससे बनने वाले हैं वो मैंने यहाँ शामिल किए। प्रथम प्रश्न जो इससे बनने की संभावना रहती है वो कि इस संगम साहित्य का जो लेखन किया गया वो किसके संरक्षण में किया गया? पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया। कितने संगमों का आयोजन किया गया? 3 संगमों का आयोजन किया गया और प्रमुख नगर जो इसमें है वो मदुरै है। अब जो ये 3 संगम हुए, इनके तीनों अलग अलग नगर, अलग अलग इनके अध्यक्ष और अलग अलग इनमें रचनाएं हैं, लेकिन इतना डिटेल पूछता नहीं है, इसीलिए मैंने केवल वही शामिल किया है जो संभावनाएं रहती। तो देखिए, संगम युग की बात करें तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व पांड्य शासकों के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। प्रमुख नगर इसमें था मदुरै। तो संगम युग को रिवाइज करिए। 3री शताब्दी ईसा पूर्व पांड्य शासकों का संरक्षण, 3 संगमों का आयोजन और प्रमुख नगर मदुरै था। हुआ यार। अब इसी संगम युग के दौरान जो कुछ साहित्य लिखा गया उनमें 2 सबसे प्रमुख ग्रंथ जो आते हैं उनको मैंने यहाँ लिया है। एक है शिल्पाधिकारम, एक है मणिमेखलई। तो देखिए, शिल्पाधिकारम की बात की जाए तो इसके रचयिता याद रखिए और इसमें क्या है ये भी ध्यान में आप रख सकते हैं। पहली बात, शिल्पाधिकारम जो है इसे 5वां वेद भी कहते हैं तमिल साहित्य का। तो यह इलांगो द्वारा रचित है। इलांगो द्वारा शिल्पाधिकारम रचित है। यह संगम साहित्य में ही आए ये सब। तो संगम साहित्य में शिल्पाधिकारम इलांगो द्वारा रचित है। इसमें जो कोवलन है उसकी प्रेम कथा की बात की गई है। कोवलन की जो पत्नी होती है माधवी होती है, लेकिन वो कोवलन एक नर्तकी होती है जो कन्नगी होती है, उससे प्रेम करता है। तो उसी के बारे में इस ग्रंथ में बताया गया है। शिल्पाधिकारम इलांगो द्वारा और कोवलन की प्रेम कथा कन्नगी द्वारा, कन्नगी के साथ वाला इसमें वर्णित है। फिर मणिमेखलई है, इसी का अगला भाग कह सकते हैं हम, जो वो शीतल सत्यनार द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? शीतल सत्यनार द्वारा। इसमें जो कोवलन और माधवी जो हस्बैंड वाइफ है उनकी पुत्री की कथा बताई गई है इसमें, ठीक है। तो मणिमेखलई इतना तो डिटेल नहीं, लेकिन आप इनके ग्रंथ कब के हैं और कौन इनके रचयिता याद रखें। शिल्पाधिकारम इलांगो की, मणिमेखलई शीतल सत्यनार की, ठीक है। अब हम 3 आरंभिक राज्यों की बात करते हैं जिसमें पांड्य, चोल और चेर आते हैं। देखिए, कन्फ्यूजन पैदा मत करना आप, कन्फ्यूजन पैदा मत करना। देखिए, जो 3 आरंभिक राज्य है ना उसमें हमारे 3 आते हैं, चोल, चेर और पांड्य आते हैं। लेकिन ये तो हैं ईसा पूर्व पहले शताब्दी के। इन्हीं का उत्थान 9वीं सदी में भी होगा। 2 बार इनका उत्थान होता है। जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये अलग पांड्यों, यही पांड्य बाद में जब चोल राज्य उत्कर्ष में आता है ना 9वीं 10वीं सदी में, उस दौरान और उभर कर आएंगे। तो हम इन्हें 2 जगह पढ़ते हैं, एक तो आरंभिक राज्यों के रूप में, एक ईसवीं सदी से पूर्व के काल में, फिर एक 9वीं से 10वीं सदी के काल में इन्हें हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पांड्यों की बात की जाए तो हम ये आरंभिक राज्यों की बात कर रहे हैं। ये पहले के, गुप्तों से भी पहले का काल पढ़ रहे हैं। एक तो गुप्तों से पहले इनका उत्थान होता है और एक गुप्तों और जो पुष्यभूति वंश आता है उसके बाद इनका उत्थान होता है। तो वहां अलग पढ़ेंगे हम इन्हें डिटेल से। तो ये भी वही, ये पहले के काल के हैं, ठीक है। पांड्यों की बात की जाए, इनकी राजधानी थी मदुरै। इन्हीं के संरक्षण में संगम साहित्य लिखा गया था। इनका राज्य चिन्ह था मछली। अब कोई कहेगा ये मछली भी क्यों याद कर दें? ये वही क्वेश्चन है जो हम छोड़ के जाते हैं, लेकिन आ सकते हैं, आया नहीं है, लेकिन जब आ गया तो फिर टफ कहलाएगा। इसलिए वो चीज़ें शामिल की गई जिनकी संभावना अधिक है। फिर इसके प्रमुख शासकों को आपको याद रखना है, केवल इसलिए कि कभी ऑप्शन में पूछा गया कि 4 शासकों के नाम दीजिए, फिर इनमें से कौन सा पांड्य शासक है या फिर कौन कौन से पांड्य शासक नहीं है, ऐसा कुछ भी, तो तब आप इसे कर पाएँ। ऐसे क्वेश्चन बने हैं पिछले एग्जामों में, इसलिए मैंने ये शामिल किए हैं। तो पांड्यों में जो प्रमुख शासक हैं वो है नेंडुनजेलियन प्रथम और द्वितीय। आपको केवल इतना करना है, नेंडुनजेलियन अगर आए तो पांड्य शासक था, इतना याद रहे। तो पांड्यों को रिवाइज करें तो पांड्यों की बात की जाए, राजधानी मदुरै है, राज्य चिन्ह मछली है
और इनके जो प्रमुख शासक हैं वो नेंडुनजेलियन प्रथम और द्वितीय। नेंडुनजेलियन प्रथम, नेंडुनजेलियन द्वितीय। ठीक हो गया। अब पांड्यों के बाद अब हम देखते हैं चोलों के बारे में। चोलों की बात की जाए, चोल की बात की जाए तो चोलों की जो राजधानी थी वो थी उरैयूर। अब जो बाद में आएंगे वो कांची के आएंगे। चोलों की राजधानी की बात की जाए तो इनकी राजधानी उरैयूर थी। राज्य चिन्ह था इनका बाघ। पांड्यों का क्या था? मछली था। और चोलों का राज्य चिन्ह है का जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह प्रमुख है क्योंकि कावेरी पट्टनम हम बहुत सुनते हैं। इस कावेरी पट्टनम को ही पुहार भी कहते हैं। कभी पुहार लिखा है तो कन्फ्यूजन ना होना, पुहार को ही कावेरी पट्टनम भी कहते हैं। और ये चोलों का प्रमुख बंदरगाह था। चोलों के प्रमुख शासक की बात की जाए तो करिकाल है, जिसे कराईकल भी कहते हैं। करिकाल इनका प्रमुख शासक था। इसी ने जो ये कावेरी पट्टनम और पुहार नहीं है, इसी कराईकल द्वारा ये स्थापित किया गया था। समझ में आया क्या क्या? चोलों की बात कर रहे हैं हम, जो आरंभिक राज्य है उसमें इनकी राजधानी पड़ी हमने क्या? उरैयूर पड़ी। इनका राज्य चिन्ह पड़ा बाघ। इनका बंदरगाह था जो वो कावेरी पट्टनम, जिसे पुहार भी कहते हैं, वो चोलों का बंदरगाह था। चोलों का प्रमुख शासक था करिकाल। इसी करिकाल ने जो ये बंदरगाह नगर है कावेरी पट्टनम या पुहार, उसकी स्थापना करी थी। अच्छी तरीके से हुआ यार? यहीं पर याद करने का मकसद होना चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं हो 50% फिर भी करिए। इस पूरी क्लास के बाद सीधे इसकी PDF फिर से इसी में से पढ़िए। वीडियो को फिर से शुरू करिए, लेकिन चलाइए मत, इस आगे आगे इसको बढ़ाते जाइए और यहीं पर इसे रिवाइज करके जाइए, सारा याद हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं चेरों के बारे में। चेरों की बात की जाए, इनकी राजधानी की बात की जाए तो इनकी राजधानी है वनजी या करूवर। करूबुर इनकी राजधानी है वनजी या करूबुर। राज्य चिन्ह है धनुष। और इनका जो बंदरगाह है वो है मुचिरी। इसे कहीं मुजी ऋषि भी लिखा आ सकता है, मुजी ऋष ऐसा लिखा भी आ सकता है। तो ये भी यही है, मुचिरी को ही कहते हैं। क्या? चेरों की राजधानी वनजी या करूवर, राज्य चिन्ह धनुष, बंदरगाह मुचिरी या मुजिरिश। और इनके प्रमुख शासक हैं उदयनजीरल और सेनगुट्टुवन। सेनगुट्टुवन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, सेनगुट्टुवन के बारे में। ठीक है। इनके प्रमुख शासक जो हैं वो है उदयनजीरल और सेनगुट्टुवन। ध्यान रखना है केवल इसलिए कि ये कनेक्ट करे कि उदयनजीरल आए तो चेर लगा पाए, सेनगुट्टुवन आए तो चेर लगा पाए। तो चेरों को रिवाइज करें, राजधानी वनजी या करूवर, राज्य चिन्ह धनुष, बंदरगाह मुचिरी और प्रमुख शासक उदयनजीरल और सेनगुट्टुवन। अब तीनों को लगातार याद करना पड़ेगा, और याद करेंगे तो इतने सॉफ्ट और क्रिस्प नोट्स हैं तो आप जल्दी इन्हें याद भी कर पाएंगे, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कुछ टर्मिनोलॉजी और किसके लिए वो प्रयुक्त हुई है इस बारे में, क्योंकि कभी कभी इससे भी प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं काली मिर्च को। तो काली मिर्च जो है वो जो रोमन आए थे ना, बैक्ट्रियाई शासक, उन्हें बहुत प्रिय थी, इसलिए इसे यवन प्रिय कहते हैं। कभी यवन प्रिय शब्द आए तो वो काली मिर्च के लिए आया है। और कभी वेललाल शब्द आए, वेललाल, तो ये जो धनी किसान होते थे ना, उन्हें वेललाल कहते थे। कभी सार्थवाहा आए तो जो व्यापारियों का संघ होता था उसे सार्थवाहा कहते थे। कभी कडेशिया आए या फिर कडेशियर आए तो इसे कृषि श्रमिक कहते हैं। इससे पहले एग्जाम में ही आया था। यव किसे कहते हैं? जौ को, व्रीहि धान को, गोधुमा गेहूं को पहले कराया था। तो ये ध्यान रखें, आएंगे इससे प्रश्न, इसलिए मैंने वही चीज़ें शामिल करी हैं जो एग्जाम में अधिक संभावना जिनकी बनती। फिर अगर कभी नाना देशी पूछे या फिर कभी पूछे मणिग्रामम, तो ये क्या है? व्यापारी संगठन है। ये टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है, रिवाइज करें। देखिए, काली मिर्च को यवन प्रिय कहते थे। अगर वेललाल शब्द आए तो ये धनी किसानों को वेललाल कहते हैं। सार्थवाहा शब्द आए तो व्यापारी संघ को सार्थवाहा कहते हैं। कडेशिया शब्द आए तो जो कृषि श्रमिक हैं उन्हें कडेशिया कहते हैं। नाना देशी या मणिग्रामम शब्द आए तो जो व्यापारी संगठन होते थे उन्हें नाना देशी या मणिग्रामम कहते हैं। ठीक है, इतना भी याद हुआ। अब हम आते हैं प्रमुख काल जो है गुप्त काल को पढ़ते हैं। गुप्त काल को पढ़ने का प्रयास करते हैं, और ये महत्वपूर्ण काल है। इसमें भी जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण शासक है वो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, तो मैंने उन्हें डिटेल से शामिल किया है। ठीक है। गुप्त काल की बात की जाए तो इसके संस्थापक हैं श्रीगुप्त। गुप्त काल के संस्थापक श्रीगुप्त, और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो याद रहेगा, गुप्त काल श्रीगुप्त द्वारा स्थापित, राजधानी पाटलिपुत्र में है। ठीक है, इतना तो याद हो गया। अब हम देखते हैं इसके प्रमुख शासकों के बारे में। सबसे पहले जो सबसे प्रमुख शासक आता है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। इससे हमें एक ही तथ्य याद रखना है कि जो गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था 319 से 320 के काल में, वो चंद्रगुप्त प्रथम के काल में ही हुआ था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं है, ध्यान रहे, चंद्रगुप्त प्रथम, उसके काल में हुआ है गुप्त संवत का प्रारंभ, द्वितीय मत लगाना। तो चंद्रगुप्त प्रथम से हमने याद किया, इसके शासनकाल में गुप्त संवत जो 319-320 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ये इसी के काल में हुआ था। चलो, चंद्रगुप्त प्रथम से हमने बात किया। अब आता है जो महत्वपूर्ण शासक है वो है समुद्रगुप्त,
और ये एक अति महत्वपूर्ण शासक है यहाँ का। तो इससे जो भी बातें हैं वो सारी याद करना, जो मैं कह रहा हूँ याद करना करिएगा भी, हाँ, क्योंकि मैंने पिछली क्लासेज में भी ऐसा कहा है। तो क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको इतना समझ आना चाहिए, ठीक है। अच्छे से याद करिए, जहाँ पर दिक्कत होती है रिवाइज करिए, कुछ लिखिए, जैसे भी होता है, लेकिन याद करने का पूरा प्रयास करिए। समुद्रगुप्त की बात की जाए तो इसका शासनकाल आप याद रख सकते हैं। इसका शासनकाल है 335 से 375 ईस्वी। 335 से 375 ईस्वी। इसके काल की प्रमुख बातें बताई जाए तो इसके काल में एक प्रयाग प्रशस्ति, जिसे अब इलाहाबाद प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति एक ही है, इलाहाबाद का नाम ही प्रयाग है ना, तो इसलिए इसी के काल में प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी गई, किसके द्वारा? हरिसेन द्वारा। तो क्या क्वेश्चन बना यहाँ पर? प्रयाग प्रशस्ति पहली बात तो किसकी काल की, किसके बारे में है? तो समुद्रगुप्त के बारे में। किसने लिखी है? हरिसेन ने लिखी है। इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी जो इसकी माता थी ना, चंद्रगुप्त प्रथम थी, तो उसी के पुत्र होने के कारण इसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया। क्या याद रखना है? समुद्रगुप्त का कवि जो था वो हरिसेन था। हरिसेन को हर्षवर्धन से मत लगाना, क्योंकि वहाँ बाण भट्ट की हर्षचरित है, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। तो समुद्रगुप्त से हमें प्रयाग प्रशस्ति देखनी है, इलाहाबाद प्रशस्ति जो है हरिसेन द्वारा लिखी गई है। इसमें समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। अब हम आप सभी को पता है समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहते हैं भारत का। अब इसे ये लिखा नहीं है, क्योंकि अब ये बेहद ही बेसिक हो गया, तो आप इतना तो आता ही होगा, फिर भी नहीं आता है तो सुन लीजिए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह युद्ध और विजय की नीति अपनाता था, बहुत सारे युद्ध करता था, इसीलिए इसने उत्तर भारत के 9 शासकों को विजित किया और दक्षिण भारत के 12 शासकों को विजित किया इसने। तो क्या इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसने युद्ध और विजय की नीति अपनाई, उत्तर भारत के 9 शासक जीते, दक्षिण भारत के 12 शासक इसने जीते। ठीक है, आगे देखें तो इसी समुद्रगुप्त को कुछ उपाधियां दी गई हैं, इनसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसे पराक्रमाह, व्याघ्र पराक्रमाह, अश्वमेध पराक्रमाह, ये समुद्रगुप्त की उपाधियां हैं। क्या क्या? पराक्रमाह, व्याघ्र पराक्रमाह, अश्वमेध पराक्रमाह, ये सभी समुद्रगुप्त की उपाधियां। कभी भी बने तो ये क्वेश्चन आया नहीं है एग्जाम में, लेकिन पहली बार ही आएगा तो फिर टफ बन जाएगा, लेकिन जिसने पढ़ा है उसके लिए टफ नहीं होगा। क्या? पराक्रमाह, व्याघ्र पराक्रमाह, अश्वमेध पराक्रमाह, ये समुद्रगुप्त की उपाधियां। इसी समुद्रगुप्त के दरबार में एक बौद्ध दार्शनिक भी था, वसुबंधु। वसुमित्र से कन्फ्यूजन मत करिए। वसुमित्र कौन था? कनिष्क के काल में जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी, वो वसुमित्र था। यह है वसुबंधु। तो वसुबंधु है समुद्रगुप्त के काल में। और एक तथ्य तो आपने सुना ही होगा, जो संगीत प्रिय शासक है, हाथ में इसे वीणा पकड़े हुए मुद्रा दिखाई की। अब क्या ही बजा रहा था, पकड़ रहा था, कुछ खाली शौक से पकड़ा था, लेकिन मान लेते हैं ये वीणा बजाता था। ठीक है, तो वीणा बजाते हुए भी एक मुद्रा में जो इसका मूर्ति मिलती है, मुद्रा में इसका मुद्रांकन वीणा बजाते हुए दिखाया गया। किसका? समुद्रगुप्त का। चलिए समुद्रगुप्त का अब हम यहाँ पर क्विक रिवीजन करते हैं। पहली बात, समुद्रगुप्त 335 से 375। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी? हरिसेन ने। इसमें इसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। उत्तर भारत के 9 शासक जीते, दक्षिण भारत के 12 शासक जीते, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसने प्रमुख उपाधियां ली, पराक्रमाह, व्याघ्र पराक्रमाह, अश्वमेध पराक्रमाह। इसके काल में वसुबंधु इसके दरबार में था, बौद्ध दार्शनिक था, इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चलो, अब अन्य महत्वपूर्ण शासक आता है, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये अति महत्वपूर्ण है। ये भी जो भी मैंने शामिल किया वो सभी अति महत्वपूर्ण है, इसमें से कुछ स्किप मत करना। इसका भी आप काल याद रख सकते हो, 375 से 415। क्या? 375 से 415 ईस्वी। ठीक है, इसका पहली बात, इसने जो वाकाटक वंशनी है उस पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किया। अब ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, कभी भी बनेगा तो वाकाटक वंश पर नियंत्रण किया पूछे, अप्रत्यक्ष किया पूछे, किसने उसको अपने नियंत्रण में लिया पूछे, तो कौन था वो? चंद्रगुप्त द्वितीय है। बस वाकाटक वंश पर गुप्त शासक ने अपना नियंत्रण स्थापित किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसी के काल में चीनी यात्री फाहयान आया था। अब ये कितना महत्वपूर्ण है। अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, प्रथम वाले का एक ही तथ्य याद रखना था, उसने गुप्त वंश पर चलाया था 319-320 में। वाकाटक वंश पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण, फाहयान इसके दरबार में आया था। जो महरौली दिल्ली में जो लौह स्तंभ है ना, वो किसका है? तो इसी चंद्रगुप्त द्वितीय का है। ध्यान रहे, उसमें एक जो चंद्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है वो इसी चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। तो 3 तथ्य तो हो गए, वाकाटक वंश पर नियंत्रण, फाहयान इसके दरबार में, और महरौली का लौह स्तंभ। अन्य सबसे महत्वपूर्ण तथ्य अब आ रहा है, इसके दरबार में 9 रत्न थे। इसके दरबार में 9 रत्न थे। पूछा जाए कि अगर किसके दरबार में 9 रत्न थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न आते हैं। इन नवरत्नों को ध्यान से, मैंने तो सारे याद करिए मैं कहता हूँ, क्योंकि कभी क्वेश्चन बनेगा कि कौन नहीं था इसमें से। ऐसा बनेगा, आज नहीं बनेगा तो कल बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। ठीक है, आप ये 9 याद करने का प्रयास करिए, केवल इन्हें याद करना है नाम बस।
अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि 4 दे देंगे, कौन नहीं था या फिर कौन कौन थे, ऐसा कुछ। तो कालिदास याद हो जाएगा, अमर सिंह भी याद हो जाएगा, वराह मिहिर याद हो जाएगा, धन्वंतरी याद हो जाएगा। अब ये 4 तो याद सरल हैं, कालिदास, वराह मिहिर, धन्वंतरी और अमर सिंह, ये 4 याद करने सरल हैं। अब थोड़ी कठिन दिक्कत आएगी अन्य 5 को याद करने में, लेकिन करने पड़ेंगे। घटक पारा याद करिए, घटक पारा नवरत्न में है। शंकु ये भी नवरत्न में है। शपणक जो ज्योतिष था ये भी नवरत्न में है। वर रुचि ये भी नवरत्न में है। और वेताल भट्ट, जो हम वेताल भट्ट पढ़ते हैं ना, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था, के दरबार में था नवरत्न में। तो फिर से रिवाइज करिए मेरे साथ नवरत्न क्या क्या है। पहला है कालिदास, देखिए कालिदास हो गया, कालिदास, फिर अमर सिंह, फिर वराह मिहिर, फिर धन्वंतरी, घटकपारा, शंकु, शपणक, वररुचि और वेताल भट्ट। अब मैं, आप कहोगे कैसे याद करूँ, अगर मैं होता तो ऐसा करता, इसे 10 बार बोलते जाता अपने मन में, जहाँ पर अटकता फिर से देखता, फिर 10 बार पूरा क्रम बोलने का प्रयास करता और 10 बार बोलता तो मुझे ये याद हो जाता। इसलिए आप यहाँ पर यही करिए, तुरंत याद करिए, ठीक है। यहाँ पर याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं, ये है, बाद में टालेंगे तो क्या पता भूल जाए, ठीक है। तो हमने 9 रत्न भी देखे, अब कुछ देखते हैं इनकी खास बातें। अब जो कालिदास था इसके दरबार में, उसने कुछ रचनाएं भी लिखी हैं। जैसे कालिदास ने 3 रचनाओं की बात की जाए कालिदास की, तो वो हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। 3 रचनाएं याद रखनी है कालिदास की, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। ऐसे ही वराहमिहिर की भी एक रचना याद रखिए, पंच सिद्धांतिका। याद रहेंगे नहीं इतना, कालिदास की 3, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका, ठीक। अब हम जल्दी से रिवाइज करते हैं किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को। यह 375 से 415 ईस्वी तक का शासनकाल। वाकाटक वंश पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण, फाह्यान इसके दरबार में आया। महरौली का लौह स्तंभ इसी का है। इसके दरबार में नवरत्न कालिदास, अमर सिंह, वराहमिहिर, धन्वंतरी, घटकपारा, शंकु, शपणक, वररुचि और वेताल भट्ट। कालिदास की 3 रचनाएं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका, और जो शपणक था वो ज्योतिष था, ठीक है। चलिए बस इतना याद कर लिया, आप तो सरल सरल वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुमारगुप्त को। कुमारगुप्त प्रथम, इसका एक ही तथ्य महत्वपूर्ण है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी, किसने की, कुमारगुप्त प्रथम ने की, ठीक। हो सकता है कि इसको क्रम भी पूछे इन शासकों का, तो क्रम मत भूलना। पहला था कौन, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। ये 5 का क्रम भी आप याद रख सकते हैं। यही होती है इस बात, जब हम रणनीति कहते हैं ना, कितनी चीज़ों को आप ध्यान में रख पा रहे हैं। अगर कभी क्रम बन गया तो कहीं उन्हें क्रम नहीं सुना होगा, वहाँ जाकर जो आपने अन्य अपना दिमाग लगाने का प्रयास किया है, कुमार यार क्रम भी याद कर लेता हूँ, क्या पता आ जाए, इसी से वहाँ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जिनमें आप थोड़ा लॉजिक वाली जो मैं बात करता हूँ ना, यही अवेयरनेस से होती है, जब आप पढ़ने में केवल एक ही चीज़ पर ध्यान है। अब मैंने कुमारगुप्त को केवल नालंदा विश्वविद्यालय तो कहा, लेकिन मैंने कहा क्रम भी याद कर सकते हैं, ऐसा ना, तो ठीक है। अब हम देखते हैं स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि किस गुप्त शासक ने हुणों का दमन किया, तो वह है स्कंदगुप्त। किस गुप्त शासक ने हुणों का दमन किया, स्कंदगुप्त ने। और सुदर्शन झील का भी इसने पुनरुद्धार किया। हम पढ़ते हैं सुदर्शन झील की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के जो एक राज्यपाल था, उसका गवर्नर था पुष्यगुप्त, उसने इसका निर्माण किया। फिर गुजरात में जो शक शासक रुद्रदामन प्रथम था, उसने इसका जीर्णोद्धार किया। फिर गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इसका जीर्णोद्धार किया। इसका भी एक गवर्नर था पर्णदत्त, इसने किया था। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के पुष्यगुप्त ने किया था, लेकिन स्कंदगुप्त के काल में इसका जीर्णोद्धार किया पर्णदत्त ने। आप इसमें कहीं कन्फ्यूजन होंगे, फिर इसीलिए मैंने शामिल नहीं किया। इससे अच्छा आप पुष्यगुप्त को ही याद करिए, ठीक है, पर्णदत्त ने किया। तो हमने गुप्त के सभी शासकों को पढ़ा, कितने अच्छे ढंग से पढ़ा, ठीक है। अब हम गुप्तों के साम्राज्य के बारे में पढ़ा, क्या इनकी व्यवस्था थी, क्योंकि गुप्त काल बहुत महत्वपूर्ण काल है। कुछ ही काल, मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, कुषाणु का काल हो गया, और अगला हर्षवर्धन आएगा। इसकी इतना ही है महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण शासकों में, ठीक है। तो हम गुप्त साम्राज्य के बारे में देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के कालक्रम, मतलब कैसे ये बटा था देखें तो सबसे ऊपर पे था भुक्ति, सबसे ऊपर तो देश हो गया जिसे राष्ट्र कहते हैं। फिर वो प्रांतों में बटा था जिसे हम भुक्ति कहते हैं, भुक्ति को प्रांत, इसका प्रमुख था उपरिक। फिर उसके नीचे जिला आता था जिसे विषय कहते हैं। कभी भी पूछ सकता है जिला जो इकाई थी उसे क्या कहा जाता है, तो विषय कहा जाता है, विषय। इसका प्रमुख होता था विषयपति। फिर उसके नीचे आता था जो हम आजकल ब्लॉक कहते हैं, खंड, यानी जिले का भी एक छोटा भाग, वीथी कहते हैं। वीथी आए तो उपजिला लगाना, उपजिला ऑप्शन में ना हो तो फिर वीथी आएगा भी नहीं। अंतिम सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, जिसे ग्रामिक कहते हैं। सबसे ऊपर देश है, हमें पता है। उसके बाद भुक्ति, जो आजकल के प्रांत होते हैं, तो भुक्ति का प्रमुख उपरिक,
फिर विषय जिसे जिला कहते हैं, जिले को विषय कहते हैं और प्रमुख विषयपति। फिर वीथि जो उपजिला है और ग्राम ग्राम। अब आंख बंद करिए, रिवाइज करिए। देश हो गया सबसे ऊपर, कोई बात। फिर भुक्ति जिसका प्रमुख ऊपरी। फिर विषय जिसे जिला कहते हैं, विषयपति। फिर वीथि जिसे उपजिला कहते हैं। फिर ग्राम जिसे ग्राम कहते हैं। हुआ याद? अब कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आई है। एक है छत्रा व बटा। अगर कभी ये नाम सुनने को मिले कि छत्रा व बटा क्या है, तो ये सेना को कहते हैं। छत्रा जो अनियमित सेना होती है, बटा जो नियमित सेना होती है। अनियमित नियमित छोड़िए, बस याद करिए छत्रा व बटा सेना के लिए प्रयुक्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको याद अमूमन याद भी रहता है लेकिन बहुत पूछा जाता है, पंचायतन क्या है आएगा। ये वेब सीरीज नहीं है, ये मंदिर निर्माण की शैली है। पंचायतन अगर एग्जाम में आएगा तो वेब सीरीज के अर्थ में तो आएगा नहीं। क्या पता लिख भी दे कोई, तो आप ये लगा के मत आ जाना। पंचायतन मंदिर निर्माण की शैली है, ठीक है। पंचायतन क्या है? मंदिर निर्माण की शैली। इसमें 4 कोने पर 4 मंदिर बनाए जाते हैं, छोटे छोटे। इसमें होता क्या है पता है? इसमें प्रमुख जो मंदिर होता है वो बीच में बनाया जाता है, फिर 4 छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं साइड में। इसे पंचायतन मंदिर निर्माण की शैली कहते हैं, पंचायतन शैली। याद रहेगा, अब तो नहीं भूलेंगे, ठीक है। गुप्त साम्राज्य में अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें कुछ टर्म आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे जैसे एक शब्द आता है विष्टि। किसके लिए आता है ये? जबरन श्रम। अगर हम बिना धन दिए, बिना उसको वेतन दिए काम करा रहे हैं तो उसे कहते हैं जबरन श्रम, यानी बेगार। तो विष्टि शब्द आता है बेगार के लिए। एक मंदसौर अभिलेख आता है। इसमें कहा गया था कि जो रेशम बुनकर थे ना, वो स्थानांतरित होने लगे, गुजरात से मंदसौर स्थानांतरित हो गए। तो ये मंदसौर अभिलेख प्रथम बात गुप्त काल का है और इसमें रेशम बुनकरों के स्थानांतरण की बात की गई है। फिर एक शब्द आता है दीनार। यह स्वर्ण सिक्के को दीनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए। स्वर्ण के सिक्के को दीनार, चांदी के सिक्के को रूपक। स्वर्ण के सिक्के को दीनार, चांदी के सिक्के को रूपक। और सिंचाई के लिए जो एक यहाँ उपकरण मिलता है उसे रहट कहते हैं। सिंचाई के लिए जो उपकरण मिलता है उसे रहट कहा जाता है। कभी मिले तो यह एक कर है। तो उदरंग कभी भी पूछे तो केवल इतना याद रखना है कि यह एक कर था, बस। तो रिवाइज करने का प्रयास करें तो सबसे पहले देखिए अर्थव्यवस्था को देखें गुप्त काल की, तो एक विष्टि शब्द मिले तो यह जबरन श्रम, बेगार के लिए आता है। मंदसौर अभिलेख रेशम बुनकरों का स्थानांतरण की बात करता है। दीनार स्वर्ण सिक्का, रूपक चांदी का सिक्का, सिंचाई के लिए रहट, उदरंग एक कर है, ठीक है। अच्छी बात। अब एक अन्य तथ्य याद करें तो ऐसी भारत की वो प्रथम रचना जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ था, यानी प्रथम भारतीय रचना कौन सी है जिसको यूरोपियों ने अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया था, तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। कभी भी पूछ ले किसकी है ये? कालिदास की। और दूसरी रचना जो यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुई वो भगवत गीता। तो भगवत गीता पहली नहीं है, पहली रचना जिसका यूरोपीय भाषा में ट्रांसलेशन हुआ वो अभिज्ञान शाकुंतलम, और दूसरी जिसका ट्रांसलेशन हुआ वो भगवत गीता है, ठीक है। इतना भी याद करें। अब हम गुप्त काल के कुछ अन्य बातें याद करते हैं जो भी इसमें रह गई हैं। गुप्त काल कुछ अन्य बातें देखिए। सबसे पहली बात, आराम से सुनिए और याद करने का प्रयास कीजिए, इसी से समझ वाले क्वेश्चन सॉल्व। हिंदू धर्म का वास्तविक उत्थान होने लगा। जो आजकल का हिंदू धर्म हमें दिखता है ना, इस रूप में यह पहली बार गुप्त काल में ही आने लगा। इसी काल में हरिहरा जो बादामी गुफाएं हैं ना कर्नाटक में, वो भी गुप्त काल में ही बनाई गई। हरिहरा में जो बादामी गुफाएं हैं कर्नाटक में हैं, जो गुप्त काल में ही बनाई गई। इसी काल में जो अजंता की गुफाएं हैं वो सारी नहीं बनी हैं, उसकी केवल 16 व 17 गुफाएं जो वो गुप्त काल में बनी है। ध्यान रहे, अन्य तो वाकाटक वंश में बनी है कहीं, लेकिन जो गुफा संख्या 16 व 17 है वो गुप्त काल में बनी है, ठीक है। अब कुछ प्रमुख मंदिर आते हैं यहाँ के, ये याद करने हैं आपको अवश्य कैसे भी। एक आता है तिगवा का विष्णु मंदिर। ये कनेक्ट करना है, विष्णु मंदिर तिगवा में है, क्योंकि कभी भी 4 यहाँ साइड देगा 4 वहाँ साइड देगा, इसलिए याद करना। भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर और भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर। पहली बार आंख बंद करिए, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये तीनों हैं मध्य प्रदेश में। फिर से रिवाइज करें, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, यह है मध्य प्रदेश में। फिर एक आता है भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर, जो ईंटों से निर्मित है, यह है कानपुर यूपी में। कानपुर छोड़िए, यूपी याद करिए। भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर यूपी में है, ईंटों से निर्मित है। और एक आता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दशावतार मतलब विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसके बारे में। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है। रिवाइज करते हैं सभी मंदिर को। अगर गुप्त काल के इस सांस्कृतिक रूप को रिवाइज करें तो पहली बात, गुप्त काल में हिंदू धर्म का वास्तविक उत्थान हुआ था। हरिहरा बादामी गुफाएं हैं कर्नाटक में, वह गुप्त काल की हैं। अजंता की गुफा संख्या 16 एवं 17 गुप्त काल से जुड़ी हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर
भुमरा का शिव मंदिर, नसना कुठार का पार्वती मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, गुप्त काल की है। भितरी गांव का लक्ष्मण मंदिर जो यूपी में है, ईंटों से निर्मित है, गुप्त काल का है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो उत्तर प्रदेश में है, गुप्त काल से जुड़ा है। याद करेंगे, इतना करना पड़ेगा, नंबर चाहिए तो। अब हम देखते हैं कुछ पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में। ठीक है, एक है मृच्छकटिकम। एक क्या है? मृच्छकटिकम जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने। और दो पुस्तकें, एक आती है मुद्रा राक्षस और एक आती है देवी चंद्रगुप्तम। ये है विशाख दत्त की। जो कन्फ्यूजन हो रहा है मृच्छकटिकम और मुद्रा राक्षस में यहीं पर दूर करिए। मृच्छकटिकम तो है शूद्रक की, मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की। राक्षस और विशाख नहीं मिल रहा आपको, यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम है विशाख दत्त की। किरातार्जुनीयम है भैरवी की। 10 कुमार चरित है दंडिन की। स्वप्न वासवदत्ता है भास की। और जो पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मन द्वारा लिखी गई है। रिवाइज करते हैं, आराम से करते हैं, जब तक याद नहीं होगा नहीं जाएंगे। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की है। किरातार्जुनीयम भैरवी की है। 10 कुमार चरित दंडिन की है। स्वप्न वासवदत्ता भास की है। और पंचतंत्र विष्णु शर्मन की है। ठीक है, यहीं पर याद करिए। 50% यहाँ पर, 50% अब जब दोबारा वीडियो देखें केवल आगे को बढ़ाते जाएं, उससे याद करके रिवाइज करें। ठीक है, अब गुप्तकालीन 2 गुफाएं और मिलती हैं हमें, याद रहे। गुफाओं में अजंता देखा हमने, उतने सारे मंदिर देखे, हरिहरा की बादामी गुफाएं देखी, कर्नाटक वाली। 2 गुफाएं और आती हैं, एक बाघ गुफा और एक एलिफेंटा गुफा। बाघ गुफा पहली बात कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। दोनों गुप्तकालीन है। क्या क्या? बाघ गुफा मध्य प्रदेश की और एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र की, दोनों गुप्तकालीन हैं। ध्यान रहेगा, अच्छी बात। अब हम देखते हैं वाकाटक वंश को शॉर्ट में, जितना इसका महत्वपूर्ण भाग है वही याद करेंगे, छोड़ के कुछ नहीं जाना है, लेकिन महत्वपूर्ण बातें ही याद करें। पूरी किताब हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वाकाटक वंश की बात की जाए आजकल के क्वेश्चन के हिसाब से, पहले तो याद रखिए कि ये किसके सामंत थे। सामंत मतलब उनका महत्वपूर्ण वो किसके अधीन थे, मतलब सामंत का ये तात्पर्य था। तो ये सातवाहनों के अधीन थे। ऐसे चोलों का आया था ना जो पल्लवों के अधीन थे, तो अब मैंने इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं। ठीक है, वाकाटक वंश, वाकाटक सातवाहनों के अधीन थे। और जो गुप्त कालीन है, ऊपर में गुप्त थे तो दक्ष, गुप्तों के समकालीन मतलब उसी के काल के दौरान। तो वाकाटक ऊपर में गुप्त थे, नीचे दक्षिण के एरिया में गुप्त थे। दक्षिण मतलब पूरा दक्षिण यहाँ के ऊपर वाले एरिया में, उसी के ऊपर में गुप्त थे। तो और जो अजंता की गुफाएं हैं उसके रॉक कट किसने बनाए हैं? वाकाटक नरेश हरिसेन। अभी कितना महत्वपूर्ण प्रश्न, पूरा वाकाटक क्यों पढ़ना है हमें, जो इससे क्वेश्चन बन रहा है वो याद करिए। तो वाकाटक वंश का जो शासक था हरिसेन, उसने अजंता गुफाओं में जो रॉक कट है वो बनाए थे। यानी अजंता गुफाओं का निर्माण हरिसेन के संरक्षण में हुआ था। ठीक है, अब अन्य बातें देखें वाकाटक की, तो एक प्रभावती गुप्ता आती है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं पढ़ा हमने, जिसने वाकाटक पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया था, कहा मैंने, तो उसकी पुत्री तो थी प्रभावती गुप्त। इसका विवाह किया गया वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ। अब ये रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हुई तो अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय का इस वाकाटक वंश पर शासन हो गया। ठीक है, तो बस इतना याद करना, प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, रुद्रसेन से विवाह हुआ इसका। ठीक है, तो वाकाटक को रिवाइज करते हैं एक बार तुरंत अच्छे से। वाकाटक वंश सातवाहनों के अधीन, गुप्तों के समकालीन, अजंता गुफाओं के जो रॉक कट बनाए गए हैं वो वाकाटक नरेश हरिसेन द्वारा, प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है, रुद्रसेन द्वितीय से इसका विवाह हुआ था। अब एक 2 नाम याद रखिए, कभी अगर पूछ ले, एक है भास्कर द्वितीय और एक है महावीर। ये महावीर वाले महावीर नहीं, जैन धर्म वाले, ये महावीर एक गणितज्ञ का नाम है। तो 2 याद रखिए, भास्कर द्वितीय जिसने लिखी है लीलावती, और महावीर जिसने लिखी है गणित सार संग्रह। ये दोनों गुप्त काल में गणितज्ञ थे। क्या? भास्कर द्वितीय और महावीर। भास्कर द्वितीय लीलावती लिखी है, महावीर ने गणित सार संग्रह लिखी है, ये गणितज्ञ थे। अब हम पढ़ते हैं पुष्यभूति या वर्धन वंश, सबसे महत्वपूर्ण आएगा इसमें भी, सबसे महत्वपूर्ण है हर्षवर्धन। तो सबसे पहले इसे जानने का प्रयास करते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की बात की जाए, इसकी राजधानी है थानेश्वर। राजधानी कहाँ है? थानेश्वर। और ये गुप्तों के सामंत थे। अब सामंत मैंने क्या बताया, जो किसके अधीन थे वो, तो याद रखिए, पहला राजधानी थानेश्वर और ये गुप्तों के सामंत थे। इसमें जो सबसे प्रमुख पहला महत्वपूर्ण शासक आता है वो है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, इससे संबंधित मैंने अच्छे से बताया, याद करिए। इसके 2 पुत्र थे और 1 पुत्रियां थी। ये क्यों समझना है भी बताऊंगा। जो पुत्री थी वो थी राज्यश्री। जो 2 पुत्र थे, एक तो था राज्यवर्धन बड़ा, फिर उसका छोटा भाई हर्षवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का, यहाँ इसकी बेटी थी राज्यश्री और 2 पुत्र थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन।
इस राज्यश्री का विवाह हुआ मौखरी शासक ग्रहवर्मन के साथ। मौखरी शासक ग्रहवर्मन के साथ इसका विवाह हुआ। अब इसमें कई लंबी कहानी है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते नहीं, लेकिन एक बार सुन लीजिए। अब जो ये ग्रहवर्मन है, इसकी हत्या कर दी थी देवगुप्त ने। देवगुप्त ने इसकी हत्या करी, तो इस राज्यवर्धन ने उस देवगुप्त की हत्या कर दी। लेकिन जो गौड़ नरेश शशांक था, उसने इस राज्यवर्धन की ही हत्या कर दी। अब हर्षवर्धन ने उस शशांक की हत्या कर दी। अब क्यों याद करना है, इतना लंबी कहानी मैं कहता हूँ, तो जितना आपको सिर्फ याद कर लीजिए कि राज्यश्री किसकी पुत्री थी, प्रभाकर वर्धन की थी, और इसका विवाह ग्रहवर्मन से हुआ। इस ग्रहवर्मन की हत्या की देवगुप्त ने, इस देवगुप्त की हत्या की राज्यवर्धन ने, इस राज्यवर्धन की हत्या की शशांक ने, इस शशांक की हत्या की हर्षवर्धन ने। यह कहानी है रियल में। अब इतना याद नहीं करना है, यही याद करिए जो मैंने लिखा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। पहले तो इसका काल याद रखना ही रखना है कैसे भी, 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन की बात की जाए तो देखिए, अभी तक राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर थी, लेकिन इसने राजधानी स्थानांतरित कर दी कन्नौज में। इसने कन्नौज पर विजय प्राप्त की और अपनी राजधानी वहां ले गया। इसी हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहते हैं, याद रखना। शिलादित्य किसे कहते हैं, हर्षवर्धन को कहते हैं। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय जो उसके बीच युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य शासक है, आगे पढ़ेंगे हम, उसका उनके बीच युद्ध हुआ नर्मदा तट पर, और पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ इसमें। और खास बात यह है कि जब पुलकेशिन द्वितीय जीता तो इसने हर्ष को शकलोत्तर पथानाथ की उपाधि दी। अब दो उपाधियां याद रखनी है, हर्ष की दो उपाधियां हैं, एक तो शिलादित्य है, एक शकलोत्तर पथानाथ है। और इसी हर्ष के काल में चीनी यात्री वेनसांग आया था। इसी हर्ष के काल में चीनी यात्री वेनसांग आया, कब, 629 ईस्वी में, और 645 तक रहा था। इसकी पुस्तक क्या थी, शी यू की। इसकी पुस्तक थी शी यू की। इस वेनसांग के दो अन्य नाम भी हैं, एक है यात्रियों का राजकुमार और एक है आधुनिक शाक्य मुनि। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं और आधुनिक शाक्य मुनि भी कहते हैं। अब इसी हर्षवर्धन के काल में कन्नौज में, इसी हर्षवर्धन के काल में कन्नौज में एक महासभा का आयोजन किया गया था, कब, 643 ईस्वी में। इस हर्षवर्धन के काल में कन्नौज में एक महासभा आयोजित हुई थी 643 ईस्वी में। इस हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो कौन था, बाण भट्ट। मैंने कहा ना, हर्ष जो हरिशेन था वो समुद्रगुप्त का था, प्रयाग प्रशस्ति वाला। हर्ष चरित्र जो लिखी है हर्षवर्धन के बारे में, वो बाण भट्ट ने लिखी है। तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाण भट्ट था। इसने दो रचनाएं लिखी, हर्षचरित और पार्वती परिणय। अब हर्षचरित सबको पता है, पार्वती परिणय किसी को पता नहीं है, तो ये याद करिए, जो किसी को पता नहीं है उसी से ग्रेस वाले नंबर मिलेंगे। और अब हर्षवर्धन भी कहते हैं कि लिखता था, अब कोई कहता है इसने नहीं लिखी है, लेकिन हम पढ़ते हैं हर्ष की ही ये रचनाएं हैं। तो क्या क्या है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा। क्या क्या, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा। और अन्य महत्वपूर्ण बात, जो व्याकरणविद भर्तहरि है ना, वो भी हर्षवर्धन के ही दरबार। हर्षवर्धन कितने महत्वपूर्ण हैं, तो इतने सारे तथ्य इनसे जुड़ते हैं। तो अब क्विक रिवीजन करते हैं इन सभी का। पहली बात, हर्षवर्धन का काल 606 से 647, राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित, शिलादित्य इनकी उपाधि। हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ नर्मदा के तट पर। पुलकेशिन द्वितीय जीते, जो चालुक्य शासक हैं, इसलिए इन्होंने, अब पुलकेशिन द्वितीय जीते, लेकिन हर्ष की बहादुरी को देखते हुए इन्होंने हर्ष को शकलोत्तर पथानाथ की उपाधि दी। तो याद रखिए, शकलोत्तर पथानाथ हर्ष हैं, उपाधि किसने दी, पुलकेशिन द्वितीय ने दी। चीनी यात्री वेनसांग आया हर्षवर्धन के काल में 629 में, पुस्तक शियू की। वेनसांग के अन्य नाम है यात्रियों का राजकुमार या फिर आधुनिक शाक्य। हर्षवर्धन ने कन्नौज में महासभा आयोजित की 643 ईस्वी में। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाण भट्ट। इसकी रचनाएं हैं हर्षचरित और पार्वती परिणय। हर्षवर्धन ने खुद भी लिखी हैं 3 रचनाएं, क्या क्या, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा। हर्षवर्धन के काल में एक व्याकरणविद थे भर्तहरि, कभी भी पूछे तो भर्तहरि हर्षवर्धन के काल में थे। अब हम देखते हैं गुप्तों के अधीन कौन कौन से शासक थे। तो दो आते हैं, एक तो मैत्रक वंश और एक मौखरी वंश। मैत्रक वंश जिसकी राजधानी वल्लभी गुजरात में थी, और मौखरी वंश हमने देखा ही, जो कन्नौज वाले थे ना मौखरी, वो जिसे हर्ष ने जीत लिया था बाद में, वही। तो गुप्तों के अधीन, बस इतना याद रखें, केवल राजधानी याद करिए और दो वंश याद करिए। गुप्तों के अधीन कौन कौन थे, मैत्रक वंश और मौखरी वंश। राजधानी क्या थी मैत्रक की, वल्लभी गुजरात में, और मौखरी वंश की कन्नौज थी, जिसे पुष्यभूति वंश के हर्ष ने जीत लिया था। अब एक दो तथ्य लिखे हैं मैंने, वो याद करिए, ठीक है। देखिए, जो हम भव्य बामियान मूर्तियां नहीं पढ़ते हैं, बामियान की मूर्तियां पढ़ते हैं, ये हैं कहाँ, ये हैं अफगानिस्तान में। और कब की हैं, गुप्त काल की हैं। अब तो ये तालिबान द्वारा नष्ट कर दी गई हैं, लेकिन कभी पूछे कि भव्य बामियान बुद्ध मूर्तियां हैं जो वो कहाँ थी, अफगानिस्तान में थी, और गुप्त काल में निर्मित की गई थी, अब ये तालिबान द्वारा नष्ट कर दी गई हैं।
कालिदास की 3 रचनाएं तो ऊपर पढ़ी थी हमने, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। 2 और हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम, ये भी याद कर लीजिएगा कभी, ठीक है। और अंतिम तथ्य है यह है कि एक आता है भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्वेश्चन बनते भी इससे। कब का है? पहली बात 510 का। खास क्यों है? इसमें सती प्रथा का पहली बार उल्लेख किया गया है। पहली बार सती प्रथा कब हुई तो इसका जिक्र किया गया है भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में। तो इतना ही याद रखिए, भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख 510 ईस्वी का, इसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। तो ठीक है, आज की क्लास अधिक लंबी हो रही थी इसलिए मैंने प्राचीन भारत का एक और अन्य भाग शेष कर दिया है, ठीक है। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम चोल वंश का अंतिम शासन तक पढ़ेंगे। तो आज की नोट्स कैसे थे? क्योंकि अधिक लंबी होनी भी फिर मैं भी बोर हो जाता हूँ और इतना लंबा आपके लिए भी अधिक बोझिल हो सकता है, तो इसलिए इतना ही रखा। नोट्स कैसे हैं जरूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।